Dear all, hope you are doing well. Today our topic of discussion is ophthalmic preparations. Ophthalmic preparations बेसिकली ऐसी डोजेज फॉर्म्स होती हैं जिनको आप एक्सटर्नल सरफेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इनसाइड ऑफ द आई भी अप्लाई कर सकते हैं और एडजेसेंट टू द आई भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप आई की इस सरफेस पे अप्लाई करेंगे जैसा कि इंडिकेट किया गया इस डायग्राम में, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल सरफेस है और आई के अंदर डालने के लिए हम आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं और आई की साइड्स पे यानी कि एडजेसेंट साइड्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आई के ऊपर इनको अप्लाई किया जाएगा तो ऐसी फार्मूलेशन जो कि एक्सटर्नल सरफेस ऑफ आई पे अप्लाई की जाएंगी वो टॉपिकल प्रिपरेशंस कहलाएंगी, और ऐसी फार्मूलेशन जो इनसाइड ऑफ द आई यूज़ की जाएंगी वो इंट्रा आकुलर प्रिपरेशंस कहलाएंगी, और ऐसी फार्मूलेशन जो कि आई के एडजेसेंट एरियाज पे अप्लाई की जाएंगी वो पेरी आकुलर प्रिपरेशंस कहलाएंगी। इसमें एक प्रॉब्लम हमें रहता है, खासकर एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम रहता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में, क्योंकि जो टीयर्स होते हैं ये ड्रेन करके ले जाते हैं ड्रग को भी अपने साथ, तो इसलिए जो ड्रग का रेजिडेंस टाइम है इनसाइड द आई वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, और ये प्राइमरी चैलेंज भी माना जाता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के अंदर। तो इसकी वजह से रिपीटेड इंस्टिलेशन भी करनी पड़ती है, बार बार आई ड्राफ्ट डालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से दूसरे इश्यूज हो सकते हैं। इन इश्यूज में सबसे बड़ा जो इशू है वो टॉक्सिसिटी का इशू है। टॉक्सिसिटी क्योंकि बार बार आप ड्रग डाल रहे हैं तो उसकी वजह से टॉक्सिक प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। अप्थेल्मिक जो प्रिपरेशंस हैं उनके कुछ फ़वाद भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। फ़वाद की अगर हम बात करें, एडवांटेजेस की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द इफ़ेक्टिव लोकल इफ़ेक्ट। यहाँ पे ई डबल एफ आएगा, तो इफ़ेक्टिव लोकल जो इसका इफ़ेक्ट है, यानी कि अगर आपने डायरेक्टली किसी जगह पे अप्लाई करते हैं फार्मूलेशन को तो हम कहते हैं कि ये इसकी साइट स्पेसिफिक डिलीवरी है। तो साइट ऑफ एक्शन पे जब हम कोई चीज़ अप्लाई करेंगे तो उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जाना पड़ेगा, ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, तो दैट्स वाई जो रिलीफ हमें है वो क्विक रिलीफ मिल रहा है। उसके अलावा इनमें फर्स्ट पास इफेक्ट भी नहीं होता, जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। कंटेनर्स अगर आपने देखे हों आई ड्राफ्ट वगैरह के, तो इनको आप सेल्फ एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, दैट्स वाई दीज आर इजी टू यूज़। इसके अलावा कंटेनर स्मॉल होते हैं, लाइट वेट भी होते हैं, तो इनको कैरी करना भी आसान होता है, जिसकी वजह से पेशेंट कंप्लायंस ज़्यादा होती है। आप एक आई ड्रॉप को तो कैरी करके चल सकते हैं, इसकी बजाय जो सिरप है उनको कैरी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। अगर हम अवेलेबल डोजेज फॉर्म की बात करें तो सोल्यूशन फॉर्म में भी आते हैं हमारे पास, सस्पेंशंस भी होते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में, आइनमेंट्स जेल्स भी होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस तमाम चीज़ें मिलके हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। और ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है दैट इज़ द रैपिड ड्रेनेज, यानी कि जो लैक्रिमल फ्लूइड है, आंसू हैं, वो इसको बहा के साथ ले जाते हैं। जब आंखों में कोई आई ड्रॉप डाले जाएं तो ब्लिंकिंग की वजह से जो ड्रग है वो बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से रेजिडेंस टाइम जो है वो काफ़ी कम रहता है। और इसके अलावा सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चली जाए, खासकर नेज़ो लैक्रिमल ग्लैंड में अगर ड्रेनेज हो जाए तो उसकी वजह से सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन हो सकती है। उसके अलावा अगर हम टॉक्सिक रिस्क की बात करें तो फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, क्योंकि जो रेजिडेंस टाइम था वो कम था, दैट्स वाई जो टॉक्सिसिटी का रिस्क है वो भी रहता है। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, इसमें कुछ फार्मूलेशंस जो कि ब्लड वीएन काज कर सकती हैं, स्पेसिफिकली अगर जेल्स का यूज़ किया जाए, आइनमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए, तो उसकी वजह से एक रेजिड्यू रह जाता है आई लैशेज में, जिसकी वजह से ब्लड वीएन भी आ सकता है। अगर आप कंटेनर की टिप को टच करते हैं तो उसकी वजह से कंटेमिनेशन का रिस्क भी रहता है और डिग्रेडेशन भी हो सकती है ड्रग की। उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इसको रिवर्स करना, इसके इफ़ेक्ट्स को, ये काफ़ी मुश्किल रहता है और तकरीबन नामुमकिन होता है। दैट्स वाई दिस प्रिपरेशन कैन नॉट बी रिमूव ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं अलॉन्ग विद द एडवांटेजेस। अगर हम एक बैलेंस पर्सपेक्टिव देखें एडवांटेजेस और चैलेंजेस का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि ये डायरेक्ट साइट स्पेसिफिक इफेक्ट दे रहे हैं, बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है, खुद से भी इनको एडमिनिस्टर किया जा सकता है, पेशेंट कंप्लाइंस बेहतर है। प्रॉब्लम्स ये हैं हमें इसका, जो रेजिडेंस टाइम कम है, लैक्रिमल फ्लूइड के साथ ड्रेन हो जाती है, सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन का रिस्क है, और टॉक्सिसिटी हो सकती है जिसकी वजह से कंटेमिनेशन का पोटेंशियल है, इरिवर्सिबिलिटी है ब्लर विजन के
प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हमने तमाम जो हमने बातें की थी उनको हमने यहाँ पे समराइज भी कर लिया। फॉर्मुलेशन लैंडस्केप की बात करें तो एक वाइडर लैंडस्केप देखने को मिलता है। आई ड्रॉप्स, लोशन, सस्पेंशन, आइनमेंट्स, इमल्शन, जेल्स, इंजेक्शन, सॉल्यूशंस और इंसर्ट्स, यानी कि एक वाइडर रेंज हमारे पास अवेलेबल है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के अंदर। तो इन चैलेंजेस को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है और फार्मूलेशन बनाते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो क्योंकि जो सिंपल सॉल्यूशंस हैं वो क्विकली वॉश आउट हो रहे थे, तो उसकी जगह पे आप जेल्स, आइनमेंट और सस्पेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनका जो रेजिडेंस टाइम है जेल्स का, आइनमेंट्स का और सस्पेंशन का, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। कॉर्नियल कॉन्टैक्ट भी इनका अच्छा होता है, और ब्लड विजन ऑल्दो हो सकता है, लेकिन बाकी ये काफ़ी सारे हमें जो फ़वाद हैं बायोअवेलेबिलिटी से रिलेटेड, लेस डोजिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, वो हमें ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस जो हैं ये कॉर्नर स्टोर हैं काफ़ी सारी डिजीज़ को ट्रीट करने का, चाहे वो सिंपल इरिटेशन हो या फिर कोई सीरियस डिजीज़ हो, तो इन फार्मूलेशन का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फ्रंट लाइन डिफेंस है अगेंस्ट इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी इसमें आ सकती हैं, एंटीवायरल्स भी हो सकती हैं, एनेस्थेटिक एस्ट्रिंजेंट्स भी हो सकती हैं, बीटा ब्लॉकर्स, मायोटिक्स, आर्टिफिशियल टीयर्स। तो फार्माकोलॉजिकल कैटेगराइजेशन देखें अगर हम ऑप्थेल्मिक ड्रग्स की, तो आपको एक वाइडर क्लासिफिकेशन एक स्लाइड में देखने को मिलती है। एनेस्थेटिक्स की एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। एंटीबायोटिक्स एक वाइडर क्लास है जिसमें काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। एंटी फंगल भी कुछ फार्मूलेशन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी यूज़ की जाती हैं, और उसके अलावा बाकी भी यहाँ पे तमाम जो ड्रग्स हैं वो मौजूद हैं। तो किस तरह से हम फार्मूलेशन बना सकते हैं, तो दो पार्ट हैं इसके बेसिकली। पहला पार्ट है फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स का, कि आपको मालूम होना चाहिए ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा। इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे अहम इंग्रेडिएंट है एंटी ऑक्सीडेंट, जो कि प्रोडक्ट की इंटेग्रिटी को बरकरार रखता है, और जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ द ड्रग, जब आप इसको स्टोर करेंगे या इसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। उसके अलावा बफर्स भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये रेजिस्ट करते हैं चेंज इन द पीएच को, और जो एक आई की स्पेसिफिक पीएच है, ताकि कॉर्नियल डैमेज ना हो और हमारा जो आई ड्रॉप्स हैं, आई फार्मूलेशन है, आई सोल्यूशंस हैं, या कोई भी फार्मूलेशन है, वो उस डिज़ायर्ड पीएच के अंदर रहे, ये हमारा मेन एम रहता है। चिलेटिंग एजेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि मेटल आयंस के साथ जाके कम्प्लेक्स बना लेते हैं। अगर ये कम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे चिलेटिंग एजेंट्स, तो ये जो मेटल आयंस हैं ये कैटालाइज कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं ड्रग को। लाइक के इसकी एग्जांपल है चिलेटिंग एजेंट की हमारे पास डाइसोडियम एडिटेट, बड़ी कॉमन एग्जांपल है। प्रिजर्वेटिव्स भी हम ऐड करते हैं, लाइक के माइक्रोबियल सेफ्टी रिक्वायर्ड है। ऐसी फार्मूलेशन जो कि ऑप्थेल्मिक फार्मूलेशन हो, इसके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है कि इसमें प्रिवेंट किया जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, और इनको स्टीराइल होना चाहिए, क्योंकि आपने इनको आइज के लिए इस्तेमाल करना है, जो कि एक सेंसिटिव आर्गन है बॉडी का। दैट्स वाई आप एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स का भी इस्तेमाल करते हैं। मिथाइल पैराबिन, पैराबिन्स की हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी। विस्को जो विस्कासिटी भी आप बढ़ा सकते हैं थिकनिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हुए। जब विस्कासिटी ज़्यादा होगी तो रेजिडेंस टाइम ज़्यादा होगा, जब रेजिडेंस टाइम ज़्यादा होगा तो थेराप्यूटिक एक्शन अच्छा होगा। और विस्कासिटी बढ़ाने के लिए सिंपल HPMC का इस्तेमाल किया जा सकता है, पैक का इस्तेमाल किया जा सकता है, PVA का इस्तेमाल किया जा सकता है, और पोविडोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगेन वंस अगेन आइसोटोनिसिटी एडजस्ट करना ज़रूरी है। आपकी फार्मूलेशन आइसोटोनिक होनी चाहिए विद द आई। अगर आइसोटोनिक नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम काज होंगे। और इसमें हमारे पास काफ़ी सारे मेथड हैं आइसोटोनिसिटी को डिटरमिन करने के लिए। सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड उनमें से एक मेथड है। व्हीकल्स जो आपने इस्तेमाल करनी है डेजिग्नेटेड यूज को देखते हुए आपने उनका इस्तेमाल करना है, लाइक बोरिक एसिड हो गया, आइसोटोनिक फॉस्फेट व्हीकल्स हो गई। अगर वेटिंग एजेंट्स की हम बात करें तो ये प्रॉपर पेनिट्रेशन ऑफ आई ड्रॉप्स को यकीनी बनाती हैं कॉर्निया के अंदर, और ये हमारे पास पोलिसार्बेट 20 और 80 एग्जाम्पल हैं वेटिंग एजेंट्स की। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है एसेप्टिक इन्वायरमेंट को बरकरार रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी जो व्हीकल है उसको प्रिपेयर करना है, प्रिजर्वेटिव्स उसके अंदर ऐड वगैरह कर लेने हैं, इंग्रेडिएंट्स को वे कर लेना है, और फिर अपने कंपोनेंट्स को डिज़ोल्व करने के बाद एडजस्ट और फाइनलाइज करना है थ्रू द पीएच मेंटेनेंस। एडजस्ट कर लेनी है आपने पीएच ताकि वो आई की पीएच के बराबर हो। एंड देन
क्लैरिफिकेशन का स्टेप आता है, इसको फिल्टर कर लेना है बैक्टीरियो प्रूफ फिल्टर से, ताकि कोई अगर बैक्टीरिया वगैरह हैं तो वो फिल्टर आउट हो जाए और फार्मूलेशन के अंदर ना जाएं। और जब ये फार्मूलेशन हमारी तैयार हो जाएगी तो उसको फिल कर लेना है और इसकी सीलिंग कर लेनी है, ताकि इसकी जो है कंटेमिनेशन ना हो। तो फाइनल स्टेप इसका होगा स्टेरिलाइजेशन का। टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन जो है वो ऑटोक्लेविंग से की जा सकती है, हीटिंग से की जा सकती है, लेकिन अगर हीट लेबाइल प्रोडक्ट्स हों तो फिर फिल्ट्रेशन के अमल को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। दैट वाज ऑल अबाउट द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।